Hello students, welcome back again in 9th class Geography NCERT book Contemporary India First, chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife, part number 2. Okay, we have discussed about in video first about the different type factors. Those are diversity in flora and fauna kingdom. It means the factor of diversity in flora and fauna. फ्लोरा और फौना की जो किंगडम है, जो डाइवर्सिटी है, उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी पाई जाती है. इट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलीफ. इन रिलीफ देयर वर 2 सब टॉपिक्स, लैंड एंड सोइल. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट climate. In climate, temperature part we have discussed. Now at present we will discuss about the photo period sunlight. Okay, on page number 43. Photo period sunlight, you know very well, the variation in the duration of sunlight at different place is due to the differences in latitude, altitude, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे. तो दिन के हिसाब से हर जगह पर जो सनलाइट है वो लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग और एल्टीट्यूड्स और सीजन वाइज डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट के अकॉर्डिंग होती है. इट मीन्स लेटीट्यूड्स के अकॉर्डिंग 0 डिग्री इक्वेटर के पास लेटीट्यूड्स की अगर बात करें हम, तो वहाँ पर ज़्यादा हाई सनलाइट जो होती है उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है. ठीक है. और जो एल्टीट्यूड्स होते हैं उस पर भी आपको पता है 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वो भी होता है. ठीक है. तो अब ये भी हमें पता है कि सनलाइट है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पार्ट से पाई जाती है. ठीक है. ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. और ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट की ड्यूरेशन के टाइम में लॉन्ग टाइम जब ड्यूरेशन मिलता है सनलाइट का, तो ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर. इसलिए समर टाइम में जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो फास्टर होते हैं. ओके. नेक्स्ट है, फाइंड आउट व्हाई आर द साउथर्न स्लोप इन हिमालयन रीजन कवर्ड विद थिक वेजिटेशन कवर एज द कंपेयर टू द नॉर्थर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल्स. अब साउथर्न स्लोप्स और नॉर्थर्न स्लोप्स जो हैं हिमालय की, उसके जो साउथर्न स्लोप्स पर आप देखते हैं वहाँ पर थिकली वेजिटेशन मिलेगी आपको. थिकली वेजिटेशन, आपको पता है कि जो हाइट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर डाउन होता है, 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. तो ये क्लियर है कि जो हिमालय की जो साउथर्न स्लोप्स है वहाँ पर मोस्टली ज़्यादा फॉरेस्ट आपको दिखाई देंगे. ओके. नेक्स्ट, प्रिसिपिएशन. ठीक है. अब वर्षण या वर्षा, रेन कहें. ठीक है. प्रिसिपिएशन को हम रेन भी कह सकते हैं, बट जो प्रिसिपिएशन होती है वो स्नो है, हेल है, ड्रॉपलेट्स है, वो सभी का एक कंप्लीट वर्ड होता है प्रिसिपिएशन. इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून जून टू सेप्टेम्बर. आपको अच्छी तरह पता है, वी हैव रीड अबाउट इन चैप्टर नंबर 4 अबाउट क्लाइमेट. जो इंडिया के अंदर जो मॉनसून होता है तो साउथ वेस्ट साइड से स्टार्ट होता है, जो कि जून और सितंबर के मंथ में कंटिन्यू रहता है. एंड रिट्रीटिंग, ये विड्रॉल मानसून कहें या रिट्रीटिंग मानसून कहें, मतलब लौटता हुआ मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है. और इस तरह से ये कंप्लीट जो नॉर्थ ईस्ट साइड से कम्प्लीटली मानसून होता है, ये रिट्रीटिंग होता है. एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. ये भी क्लियर बात है. जिस एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होगा तो वहाँ पर ज़्यादा आपको डेंस वेजिटेशन दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल. और जहाँ रेनफॉल लेस है वहाँ पर आपको वेजिटेशन कम ही दिखाई देगी. ओके. नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाई हैव द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वेस्टर्न स्लोप्स यानी कि इंडिया का जो वी शेप पार्ट है साउथ इंडिया, उसका जो वेस्टर्न घाट्स है, जिस साइड में गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है. ठीक है. तो वेस्टर्न घाट्स एरिया है. कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप्स. अब ईस्टर्न स्लोप्स में इतनी ज़्यादा थिक फॉरेस्टेड नहीं है जितने कि वेस्टर्न घाट्स साइड में. उसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द कमिंग ऑफ मॉनसून। ठीक है, वही है रीज़न कि यहाँ से इस साइड से जो साउथ
जो वेस्ट पार्ट जो है वो मानसून का है, उसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट पार्ट आपको पता है, अरेबियन सी साइड से मानसून एंट्री करती है इंडिया में, वही रीजन है, उसकी वजह से यहाँ पर आप देखते हैं थिक फॉरेस्ट आपको दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट, यस, हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स? क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए फॉरेस्ट? यू नो वेरी वेल, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, ओके, एंड प्ले ए मेजर रोल इन द एंड चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ये आपको पता है कि पूरी तरह से मेजर रोल प्ले करते हैं जो एंड चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, एनवायरनमेंट को पूरी तरह से यानी कि उसके अंदर जितने भी यानी कि जो उसकी गुणवत्ता को सुधारने में होते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, और आप पता अच्छी तरह से कि जो भी आसपास की जो स्थानीय जलवायु होती है, लोकल क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु होती है आसपास के एरिए की, उसको मॉडिफाई करते हैं। कंट्रोल सोयल एरोजन, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट। बी केयरफुल, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सोयल एरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर एप्रोनमिक और सीनिक व्यू फॉर द रिक्रिएशन। ठीक है, अब इस तरह से सभी के सभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं, कंट्रोल सोयल एरोजन होती है जो ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, जो मिट्टी कटाव होता है उसको कंट्रोल करती है। सोयल एरोजन होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, और लगातार जो यानी कि जो स्ट्रीम होती है, हवाएं होती हैं, वो कंटिन्यू यानी कि बहती रहती है, चलती रहती है, यानी कि नदियाँ जो होती है हम कहना चाहें तो जो नदियाँ हैं, आज नदी नाले हैं वो लगातार बह रहे हैं, तो ये भी फॉरेस्ट की वजह से ही है। सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और काफ़ी आपको पता है कि ऑन बेस्ड ऑफ फॉरेस्ट, कुछ एक इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड हैं। ठीक है, जैसे कि पेपर है, पेपर इंडस्ट्री है, लैक इंडस्ट्री है जिसको लाख बोलते हैं। ठीक है, और कुछ एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि मोस्टली यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड है। ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्री आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, वो भी फॉरेस्ट पर डिपेंड है। प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर द मैनी कम्युनिटीज़, और बहुत से लोगों के रहन सहन के लिए, उनके समुदाय के लिए यानी कि उसकी आजीविका बनी हुई है। एंड ऑफर द प्रोमेनिक ऑफ द सीन द वेरियस क्रिएशंस, और अच्छी तरह से पर्यटकों के लोगों के लिए, ठीक है, दृश्यों के लिए, जो नेचुरल सीनरी होती है, नेचुरल जो सिस्टम होता है जो टूरिस्ट लोगों के लिए अट्रैक्टिव होता है, वो सब कंप्लीट इन फॉरेस्ट की वजह से ही है। ठीक है, इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड द टेम्परेचर एंड द कॉजेज रेनफॉल, ये सभी की सभी क्या होती हैं, जो फॉरेस्ट है ये कंट्रोल करते हैं विंड फोर्स, हवा के दबाव को कंट्रोल में करते हैं, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर को भी डिक्रीज इंक्रीज़ करने के पीछे इनका ही मेन है, क्योंकि हवा नहीं चलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हवा चलेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एंड कॉजेज रेनफॉल, और वर्षा को लाने में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक हैं। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सोइल एंड द शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और ये फॉरेस्ट है ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सोइल के अंदर, यानी कि सोइल के अंदर ह्यूमस स्टार्ट करते हैं। ह्यूमस का मतलब होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो उसकी फर्टिलिटी होती है जो सोइल की, वो भी इन फॉरेस्ट की वजह से बनती है। और शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, और जंगली जानवरों के रहने के लिए भी स्थान मिलता है कहाँ, फॉरेस्ट में। ओके, तो ये फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस चल रही है। ठीक है, इंडियाज़ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ द अंडरगॉन मैनी चेंजेस ड्यू टू द सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। आज धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो धीरे धीरे अंडरगॉन मैनी चेंजेस, बहुत से बदलाव की वजह से बिल्कुल ही वो ख़त्म होती जा रही हैं। वो सेवरल फैक्टर उसके पीछे हैं। नंबर एक, जैसे कि हम बात करते हैं कल्टिवेटेड लैंड, आज के टाइम के अकॉर्डिंग जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि फिर वो जो लैंड पार्ट होता है वो कल्टिवेटेड किया जा रहा है। ठीक है, ऑन पेज नंबर 43 अप साइड। ओके, नाउ लैंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और आज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है। आपको पता अच्छी तरह से इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, और इसमें इंडस्ट्रीज़ भी जो डेवलप की जाएगी तो उनके लिए हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो इंडस्ट्रीज़ खोली जाएंगी तो उसके लिए भी लैंड पार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसको क्लीन करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज स्टार्ट की जा रही है। एंड माइनिंग, और माइनिंग का काम भी किया जा रहा है। माइनिंग आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, जिसको खनन कहते हैं, जिससे जो जितने भी जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं उनको डिगिंग करके अंडरग्राउंड से निकाला जाता है। ठीक है, खुदाई करके जितने भी आयरन ओर है, पेट्रोलियम है, मैग्नीज है, ठीक है,
जो आप समझ रहे हैं एल्युमिनियम वगैरह है, जो मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स जितने भी हैं समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। तो इसकी ये भी सभी कंप्लीट किया है कि आज इसकी डिमांड की वजह से भी आज फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म किया जा रहा है। और अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। अर्बनाइजेशन, आज शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। आज जो रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा लोग माइग्रेट हो रहे हैं, और आज जो रूरल एरिया से जब वो अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर भी रहने के लिए, सेटलमेंट होने के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ भी उनके लिए वो अर्बनाइजेशन जो ज़्यादा बढ़ रहा है, आज जितने भी शहर बसते जा रहे हैं, बड़े बड़े शहर सिटीज़ बसते जा रहे हैं, तो उनके लिए भी जो लैंड पार्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये जो फैक्टर हैं कुछ एक, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वेजिटेशन जा रहा है। एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर्स, और जितना भी पहले ओवर ग्रेजिंग जो यानी कि जो पास्चर एरिया था, हरे चारे के जो एरिए थे, वो धीरे धीरे आज ओवर ग्रेजिंग कराने की वजह से ख़त्म होते जा रहे हैं। मतलब जो ग्रासलैंड एरिया पार्ट जो था, ग्रासलैंड पार्ट आप समझ रहे हैं, जो घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी जो ये सैफर्ड लोग होते हैं, गडरी वगैरह होते हैं, तो ये वहाँ पर अपने जो जितने भी उनके पास जो अपना पशुओं का जो ग्रुप होता है, जो पशुओं को चराते हैं, तो ज़्यादा चराने की वजह से वहाँ से क्या होता है, उनके जो लेग्स होते हैं, उनके जो पैरों से वहाँ की जो ज़मीन है वो उखड़ने लग जाती है, और वहाँ से घास ख़त्म हो जाती है, और सॉयल एरोजन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एक्टिविटी। सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड प्लांट फ्यू स्प्लेसिंग इन द नोटिस देयर ग्रोथ। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अपने स्कूल, गली, मोहल्ले में आपने देखा होगा वन महोत्सव का आयोजन किया गया होगा पहले, या कभी आपको करना होगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और पेड़ पौधों को लगाना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे ग्रोथ करते हैं। ठीक है, वन महोत्सव होता है कि रेनी सीजन में प्लांटेशन करना, पेड़ लगाना। यस, ओके, क्लियर। द वेजिटेशन cover of India in large parts is no more natural in real scene। आपको पता है कि अब हम बात करें कि जो वेजिटेशन है इंडिया के अंदर, काफ़ी लंबे चौड़े पार्ट को जो कवर करके रखा हो, नो मोर नेचुरल इन द रियल सीन। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सी नेचुरलिटी है, बट रियल बात है कि ऐसा शायद नहीं है रियल में देखा जाए तो, क्योंकि जो नेचर है हमारी वो धीरे धीरे अब डैमेज की जा रही है। ठीक है, इसके पीछे मेन जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो ह्यूमन बींग्स है, मेन है ये बात। एक्सेप्ट इन सम इनसिविलाइजेशन रीजन लाइक द हिमालयाज, कुछ एक हिमालयाज जैसे एरिया को छोड़कर, द हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द मरुस्थली। ठीक है, और जो हिमालय एरिया है, हिली रीजन एरिया है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया है, जो एमपी स्टेट का जो पार्ट एरिया है, और मरुस्थली एरिया है। द वेजिटेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द एरियाज हैज़ बीन द मॉडिफाइड एट सम प्लेसेस। कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको यानी कि वेजिटेशन मिलेगी, जो अभी मैं हिमालय की बात की है, हिल रीजन एरिया की बात की है, मरुस्थली की बात की है वेजिटेशन। ठीक है, और रिप्लेस्ड और डिग्रेडेड बाय ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। इससे हमें पता चलता है कि आज जो एरिया है वो बिल्कुल ही जो आज की टाइम में हम रिप्लेस्ड की बात कर रहे हैं और डिग्रेडेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आज पहले जैसी जो वेजिटेशन है वो आज नहीं रही है, वो बिल्कुल ही चेंज होती जा रही है। ठीक है, और ये क्या है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी की वजह से है। ठीक है, आज इंसान के अपने जो इंटरफेयर करने की वजह से, उसको डिस्टर्ब करने की वजह से आज हर जगह की जो वेजिटेशन है वो चेंज होती जा रही है। एक्टिविटी बेस फिर आ गया यहाँ पर, स्टडी द बार ग्राफ ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब बार ग्राफ को आप पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 5.1 होगा। ठीक है, आपने जो पढ़ा था ऊपर आप साइड में, उसके लेवल पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो। ओके, डू यू नो इन 2001 द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया वॉज ओनली 20.55%। जो आपको पता अच्छी तरह से कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो उसका नियर अबाउट 33% मिनिमम उसका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद यहाँ पर 2001 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं ओनली 20.55% है।
इकोसिस्टम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज इकोसिस्टम? ओके, इट मीन्स इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थिति क्या है, ठीक है, ये क्या कुछ किस तरह से होती है, कैसे चेंज होती है, आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो पारिस्थितिकी बोलते हैं जिसको हिंदी में देखा जाए तो। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्लांट अक्योर इन डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ द कम्युनिटीज़ इन एरियाज हैविंग सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन। ये आपको अच्छी तरह पता है कि जिस एरियाज में सेम सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन होगी उस एरियाज में वन टाइप के ही आपको जो डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ द कम्युनिटीज़ होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे, यानी कि लगभग पेड़ पौधे उस जलवायु के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। द नेचर ऑफ द प्लांट्स इन एन एरिया टू ए लार्ज एक्सटेंट डिटरमाइन द एनिमल लाइफ इन दैट एरिया। और जितना बड़ा एरिया होगा प्लांट का उतने ही लार्ज स्केल पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उस एरिया में एनिमल लाइफ भी मिलेगी, ठीक है। अब आप क्लियर है कि जितना लंबा यानी कि पार्ट एरिया होगा किसी भी फॉरेस्ट एरिया का तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो वहाँ एनिमल लाइफ मिल सकती है। व्हेन द वेजिटेशन इज अल्टर्ड द एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज। अगर वेजिटेशन ख़त्म होती चली जाएगी और बदलती चली जाएगी तो आपको पता है उसके साथ साथ क्या होगा, एनिमल लाइफ ऑल्सो चेंज, वो भी चेंज हो जाएगी। जो वाइल्ड लाइफ जिस वेजिटेशन में रहना पसंद करते हैं वो वेजिटेशन फिनिश होने लग जाएगी तो क्लियर होगा कि एनिमल भी वहाँ से फिनिश हो जाएंगे। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया, ध्यान से सुनना, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मैं आपको अभी बताऊंगा, ध्यान दीजिए। इकोसिस्टम की ये जो एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना इसी तरह से, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट and interrelated to each other in their physical environment, thus page number 44, forming an ecosystem, जिससे इकोसिस्टम बनता है। क्लियर? तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर हो चुकी है। ऑल टाइप वेजिटेशन एंड एनिमल्स जो इंटररिलेशन सिस्टम होता है उनका, उसी से कंप्लीट ये इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर जो आपके सामने कुछ एक डाटाज शो कर रखे हैं वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से किस किस एरियाज़ में यहाँ लिखा हुआ है। यस, एनवायरनमेंट एटलस ऑफ इंडिया जून 2001 सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रीज लिया गया है। और क्या है ये, इसका मेन टॉपिक हमारा है फिगर 5.1 का एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कि कौन कौन सा एरिया ऐसा है यानी कि स्टेट्स हैं जिसके अंदर कितना % पार्ट जो है एरिया जो फॉरेस्ट का है वो कवर है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको कहाँ नज़र आ रहा है इसके अंदर, आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। यस, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आपने देखा, अभी समझ रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद हम कह सकते हैं कि ये एरिया काफ़ी हाइट वाला है कंप्लीट, इसका % ज़्यादा हाई जा रहा है, कहीं बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल और भी लो है यहाँ पर। तो उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे कि पंजाब की बात करें, ठीक है, हरियाणा की बात करें, ठीक है। अब इसमें कहने का मतलब फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल ही ख़त्म है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, जो कि हम बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, कुछ एक एरिया जैसे हैं, तो इसके अंदर क्या है ये आप देख सकते हैं किस तरह का बैलेंस बना हुआ है। तो क्लियर है, जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है वहीं नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ एनिमल की डिफरेंट टाइप की वहाँ पर आपको लाइफ मिलेगी। और जहाँ फॉरेस्ट कम है तो वहाँ फॉरेस्ट क्यों नहीं है, क्या रीज़न है? जो पंजाब हरियाणा जैसे एग्जांपल अगर हम लेकर चलें तो इसमें रीज़न है कि ये जो एरिया है काफ़ी प्लेन एरिया है, फर्टिलिटी वाला एरिया है। गंगा और यमुना के जो एलुवियल सोयल जो होती है बांगर एंड खादर, उससे बना हुआ है। और ये काफ़ी फर्टिलिटी वाला होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन भी हाई है, और हाई पॉपुलेशन के लिवलीहुड्स के लिए आपको पता है डिमांड होती है फूड की, और फूड है तो फिर वो फॉरेस्ट एरिया ख़त्म करके उसको कल्टिवेटेड लैंड पार्ट एरिया में इसको यूज़ में लाया गया है,
ठीक है, तो हम डिस्कस आगे भी करेंगे, इसमें और भी बातें बताएंगे आपको। ओके, तो ये फॉर्मिंग होगी इकोसिस्टम। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, और ह्यूमन बींग्स है वो भी एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ डू द ह्यूमन बींग्स इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ ए रीजन। अब किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में ह्यूमन बींग्स किस तरह से इकोलॉजी का एक पार्ट बनता है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमें पता अच्छी तरह से कि वो वेजिटेशन को यूज़ करते हैं और वाइल्ड लाइफ को भी यूज़ करते हैं। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। लेकिन आज क्या हुआ है कि जो ह्यूमन ग्रीड है ना, जो लालच है, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि उसने ओवर यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। किसका? फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ का भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर दिया, और उसने जो अपनी ग्रीड थी, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमिक्स को आगे ले जाना है, कुछ कमाना है, तो वो क्या करता है कि फॉरेस्ट को कट करने लगा और वुड्स को सेलिंग करने लगा, बेचने लग गया। और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको प्रे करके, शिकार करके, उनको भी जहाँ डिमांड आती है वहाँ पर उनको बेचने लगे। ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गांधी जी ने भी कहा था अपनी इंडिया के नेचुरल के बारे में, गांधी जी ने भी कहा था, देयर इज़ एनफ फॉर योर नीड बट देयर इज़ नो एनफ फॉर योर ग्रीड। मतलब गांधी जी कहते हैं कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो इंडिया में बहुत कुछ है, सब कुछ है, बट आपके लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। ठीक है। दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आज ह्यूमन बीइंग है, मैंने अभी बताया था, ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वो कैसे है अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से नहीं है। इट मीन्स अगर वो एनवायरनमेंट को सेफ़ रखता है और जो वाइल्ड एनिमल है उनको सेफ़ रखता है, तो ये कंप्लीट इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहता है। ठीक है। किल एनिमल कर रहा है वो, ठीक है, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बना रहा है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है, इम्बैलेंस बन रहा है, बैलेंस नहीं होकर इम्बैलेंस हो रहा है। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और इसकी वजह से बहुत लंबे यानी कि लेवल पर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो प्रजातियां हैं जो एनिमल्स की और पौधों की वो ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। ठीक है, उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स, डू यू नो दैट ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द वेजिटेशन एंड द एनिमल लाइफ इज़ कॉल्ड बायोम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज़ बायोम? तो बायोम क्या है कि जो लार्ज इकोसिस्टम ऑन द लैंड, जो आज लैंड पार्ट पर, धरातल पर एक बहुत बड़ा एक वनस्पति वाला पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, और उसके साथ साथ हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप द वेजिटेशन, ठीक है, एंड एनिमल लाइफ। जितना लंबा एरिया यानी कि इस धरातल पर जो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की जो वैरायटी यहाँ हैं, वो कंप्लीट एक बायोम बनाती है। बायोम, ठीक है, डिफरेंट टाइप वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज़ नोन एज द इकोसिस्टम्स बायोम। ठीक है। द बायोम आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट्स। अब बायोम को पौधों की अकॉर्डिंग उसको अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। अब हम एक एक पर डिस्कस करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है अब। ठीक है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कि किस किस टाइप की वेजिटेशन होती है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अभी। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। फिगर 5.3 में शो है, हम आपको बताएंगे। नंबर 1 है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण सदाबहार वृक्ष होते हैं, जो यानी कि हमेशा जो एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार रहते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट हैं ट्रॉपिकल, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं हम इसको, ध्यान दीजिए। एवरग्रीन तभी होते हैं जब हैवी रेनफॉल एरिया होता है, तो वहाँ एवरग्रीन मिलते हैं। ठीक है, इनको वर्षावन भी कहते हैं, रेनी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये ट्रॉपिकल का मतलब है ये उष्णकटिबंध। ठीक है, और ये डेसिडियस होते हैं जो पर्णपाती जिसको बोलते हैं,
जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये ड्राई और वेट टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, इसके सब पार्ट और होते हैं, हम आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड द श्रब्स, ठीक है। अब ट्रॉपिकल उष्ण जो कटिबंधीय कटीले फॉरेस्ट जो होते हैं, यानी कि थॉर्न फॉरेस्ट का मतलब होता है कटीले झाड़ियों वाले, यानी कि डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले जितने भी वेजिटेशन होती है वो थॉर्न फॉरेस्ट में होती है। एंड सर्ब्स, ठीक है, स्कर्ब्स आप जानते हैं जिसको सर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, झाड़ियों रूप में। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब होता है, माउंटेन नहीं है ये, माउंटेन है, ध्यान देना। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब होता है पर्वतीय वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही एक ऐसा मॉइस्चर वाले एरिया में काफ़ी दलदली जो होता है, मर्शी एरिया होता है, जो सुंदरबन डेल्टा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, इंडिया के अंदर जो वेस्ट बंगाल में है, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी के जो माउथ पर वहाँ पर बना हुआ है, तो उस एरियाज़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट मोस्टली पाए जाते हैं। तो अब एक एक पर डिस्कस करेंगे हम 1 बाय 1, बट उससे पहले आपके सामने एक यहाँ पर जो 5.2 यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का यहाँ पर पार्ट बताया गया है। उनकी हाइट के अकॉर्डिंग है, उनकी हाइट लिखी हुई है यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के अकॉर्डिंग। 1.5 मीटर, फिर उसके बाद में जो ये बुशेज़ वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद में 5 मीटर्स, फिर ठीक है, फिर उसके बाद में कंप्लीट जो कि लंबे ऊंचे वाले मिल जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ होते हैं, फिर उसके बाद 20 मीटर वाले हैं, फिर उसके बाद में 40 मीटर पर हैं, फिर 60 मीटर एरिया है। ये काफ़ी अलग अलग टाइप्स की, यानी कि हाइट टू हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉरेस्ट को एक साथ दिखाया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल। मैंने आपको बताया था ना एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब सदाबहार, जिसको रेनी फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी वो उसकी क्लियर होगी बातें। हैवी रेनफॉल एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जो मेन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो हैवी रेनफॉल एरियाज़ में जो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स का मतलब आप जान रहे हैं अच्छी तरह से। सो इंडिया का जो वी शेप इंडिया है, पार्ट इंडिया है, इट मीन्स हम आपको मैप से ड्रॉ करके बता रहे हैं, मैप में बता रहे हैं। ये कंप्लीट जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है इंडिया के साउथ में, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये इंडिया का मैप है जो साउथर्न पेनिनसुलर प्लेटू एरिया वाला है, ठीक, आप जानते हैं इंडिया मैप है, ओके। ऑन पेज नंबर 45 यू कैन चेक, और यू कैन चेक विद दिस इंडेक्स ऑल्सो, ओके। टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है। इसमें जो मेन जो पार्ट आपका है जो कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है जो ग्रीन कलर में शो कर रखा है, ये कंप्लीट जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंडर में आता है, ओके, क्लियर है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट एरिया है, उसी को और भी अलग से हम बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ पार्ट ये जो साइड में है जो कोस्टल एरिया जो है तमिलनाडु का है, ठीक है, उसके साथ में जो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया है, और 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश को मेनली एक्सेस करके बाकी जितना भी कंप्लीट एरिया है अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट छोड़ करके, ठीक है, वो माउंटेन फॉरेस्ट में आ जाता है, इसलिए इसको छोड़ा गया है। तो कंप्लीट जितना भी ये डार्क ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये तो बांग्लादेश है, ठीक है ना, नेबर कंट्री है। बाकी ये जो हमारे 7 सिस्टर्स में तो मोस्टली आप अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी अदर्स एरियाज़ में कंप्लीट जहाँ, और बाकी नॉर्थ एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं सेंट्रल एरिया में है, ठीक है। तो एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1, इसी पर डिस्कस कर लेते हैं वन टाइम में। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इसमें, वेस्टर्न कोस्टल एरिया, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है, आपको पता अच्छी तरह से लक्षद्वीप आइलैंड एरिया है वो बीसी में ही इंक्लूड है, ठीक है। अंडमान निकोबार जो आप समझ रहे हैं जो आइलैंड है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, वो बीसी में काउंट किया जाता है, ठीक है, किसमें, एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं जो हमने बताया आपको, जो कि जो ये एरिया तमिलनाडु का कोस्टल एरिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अपर पार्ट ऑफ आसाम एरिया है, ठीक है, कंप्लीट मेघालय, असम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, और ये मेघालय और ये असम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये कोस्टल एरिया जो वेस्ट बंगाल का है ये सब कंप्लीट इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट यस पढ़ लेते हैं अपने टॉपिक को, आगे डिस्कस फिर करेंगे नंबर 1 वाइज।
अभी हम डिस्कस कर रहे थे वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, आप समझ चुके हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कंप्लीट पहले। They are at their best in areas having more than 200 सेंटीमीटर रेनफॉल with a short dry region सीजन। ठीक है, जिसमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया जो होता है, जिस एरिया में जहाँ बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से यानी कि ज़्यादा होती है, उस एरिया में मोस्टली जो, और शॉर्ट ड्राई सीजन, और जो एरिया कुछ समय के लिए सूखा रहे, ऐसे एरिया में मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर, और वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे मिलेंगे वो आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, अबाव अप टू 60 मीटर और एवन अबाव, उससे भी ज़्यादा ऊंचाई वाले मिलेंगे। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आर द मेन फीचर ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, यू कैन राइट विद 1 by 1 पॉइंट स्टार बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को अप टू डाउन लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक तो हो गया 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया में मोस्टली इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और शॉर्ट ड्राई सीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में 60 मीटर हाइट वाले मोस्टली वेजिटेशन मिलेगी आपको। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, और जो मोस्टली जो रीजन ऐसा हो जो साल भर कुछ यानी कि वार्म और वेट बना हुआ हो, थ्रू आउट ईयर साल भर कुछ वार्म और वेट वाला एरिया बना हुआ हो, ऐसे एरियाज में मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इट हैज़ लग्जरेंट द वेजिटेशन ऑफ द ऑल काइंड्स, और इस तरह का अगर जिस एरिया में क्लाइमेट मिलता है उस एरियाज में मोस्टली वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो ट्रीज, सर्ब्स एंड क्रीपर्स गिविंग इट्स मल्टी लेयर स्ट्रक्चर, ऐसे एरिया में वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो डिफरेंट टाइप के ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स आप जानते हैं। सर्ब्स होते हैं जो 3 to 4 मीटर हाइट वाले होते हैं, और जो हर्ब होते हैं वो नियर अबाउट लास्ट 1 मीटर तक होते हैं। ठीक है, तो क्रीपर क्या होती है, जो नीचे जो फैलने वाली बेलें होती हैं, कहने का मतलब जो नीचे क्रीपर्स होती है ना, जैसे कि ये ककम्बर है और मेलन है, वाटरमेलन है, इस टाइप की जो जितनी भी यानी कि जो छोटी छोटी बेल होती है ना, उनको क्रीपर कहते हैं। ये काफ़ी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर, यानी कि बहुत गहरे मिलेंगे, आप उनमें से क्रॉस होकर निकल नहीं सकते उसमें से। आपको हर जब भी निकलना होगा तो किसी चीज़ से उसको काट पीट करके आगे निकलना होगा, उसमें फंस सकते हैं, जाल सा बना रहता है। इट मीन्स देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, और उस एरियाज़ में, ऐसे लेवल एरियाज़ में कभी ये फिक्स नहीं होता है कि ये डेफिनेट टाइम है कि भाई जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो आफ्टर विंटर और बिफोर द टाइम कमिंग टाइम ऑफ द रेनी सीजन और समर, तो उस समय कुछ यानी कि हमारे इस एरियाज़ में जो पेड़ हैं वो पत्ते गिराते हैं, लेकिन वहाँ उनका टाइम फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है उनके अपने पत्ते गिराने का। ठीक है, एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ओवर द यानी कि ईयर राउंड, साल भर ये हमेशा इसी वजह से हरे भरे रहते हैं। सम ऑफ द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट के लिए जो ट्रीज़ हैं उनके नेम बताइए। राइट और गिव सम एग्जांपल ऑफ द कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिनकोना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड चिनकोना, दीज आर 5 example of the evergreen forest. These forests are very most important for the commercial importance. Okay, next, yes, last point of this video, the common, यही टॉपिक हमारा सेम रहेगा इस समय। नेक्स्ट जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे, द कॉमन एनिमल्स। अब यहाँ आ गया कि वो कंप्लीट हमने पढ़ा है फ्लोरा के बारे में। अब फूना कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में किस किस टाइप के वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के आपको वहाँ पर जो फुन्ना मिलेंगे यानी कि एनिमल्स मिलेंगे। तो फाउंड दीज फॉरेस्ट आर द एलिफेंट्स, मंकी, लेमूर, डियर। ठीक है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। द वन हॉर्न राइनोसरस, ठीक है, राइनोसरस आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, एक सींग वाला गेंडा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वन हॉर्न राइनोसरस का मतलब होता है कि एक सींग वाला गेंडा भी ये मिलता है, आपको पता है ना, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, आप जानते होंगे, वेरी गुड। आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ आसाम, देखो क्लियर हो गया, एंड वेस्ट बंगाल। बिसाइड दीज एनिमल्स
पेलेंटी ऑफ बर्ड्स, इनके साथ साथ इन एनिमल्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं. बैट्स, स्लॉथ्स, scorpions and the snail are also found in these jungles. Okay, bye bye.